गुड मॉर्निंग 7th क्लास बच्चे। यहाँ पर हमारे द्वारा 3rd चैप्टर में दिल्ली के सुल्तानों के अंतर्गत आगे बढ़ रहे हैं। पेज नंबर 32 से आज स्टार्ट किया जा रहा है आपका। कल मैंने आपको इससे पहले एक चार्ट बताया था, जिस चार्ट के अंतर्गत दिल्ली पर आधिपत्य कर बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना करने वाले विभिन्न वंशों के बारे में आपने पढ़ा था। तोमर वंश, चौहान वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इन वंशों के अध्ययन के बाद अब हमारे द्वारा पेज नंबर 32 से दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त की गई है, इसके बारे में अध्ययन यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर आप अच्छे से देख रहे होंगे कि हेडिंग यही डली हुई है, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी। हालांकि अभिलेख, सिक्कों, स्थापत्य कला में भवन निर्माण कला जिसे हम कहते हैं के माध्यम से काफ़ी सूचनाएं मिलती हैं, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास में तारीख जो है एक वचन से मतलब होती है, और तारीख शब्द जो होता है उर्दू भाषा का शब्द है, ये बहुवचन से रिलेटेड होता है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर आपके पिक्चर बनी हुई है। इस पिक्चर के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे बेटा। पहले अपने द्वारा इस पिक्चर के नीचे जो लिखा हुआ मैटर है उसका अध्ययन किया जा रहा है। तारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति हुआ करते थे। ये घटनाओं का वर्णन भी किया करते थे और शासकों को प्रशासन से संबंधित सलाह भी देते थे। ये न्यायसंगत शासन के महत्व पर पहल करते थे। ये कुछ विशेष बातें जो ध्यान में रखनी आवश्यक है, इसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे बेटा, जिससे कि हमारे द्वारा आगे का यहाँ पर अध्ययन किया जा सके। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। पेज नंबर 33 पर हमारे दिया हुआ है। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तारीख पहले नंबर पर दे रखी है। तारीख जो बहुवचन के आधार पर है। तारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गाँव में शायद ही कभी रहते होंगे। दूसरे नंबर पर वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। और तीसरे नंबर पर वे लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह भी देते थे। उनके विचारों से बहुत सारे लोग सहमत नहीं होते थे बेटा। यहाँ पर नीचे मतलब ये सारी वो बातें हैं कि ये जो लेखकों के द्वारा लिखे गए मैटर होते थे, घटनाएं होती थी, हम इसके लिए ये घटनाएं और ये लिखा गया मैटर वास्तव में इतिहास में घटित हुआ है इसी तरीके से या नहीं, इसकी हम सही जानकारी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि मुख्य रूप से लिखने वाले जो लेखक होते थे वो राजा के हितैषी होते थे, राजा से पुरस्कार पाने के इच्छुक होते थे। तो वो मुख्य रूप से राजा को एक आदर्श समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शासकों को या राजाओं को जन्म सिद्ध अधिकार मानकर सारे अधिकार या सारी अच्छी बातों को ही लिखा उनके द्वारा जाता था। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर ही सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी थी। उस युग में इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। मतलब एक महिला जो थी वो शासक बनी जब दिल्ली सल्तनत की, तो अधिक योग्य और अधिक सक्षम होने के बावजूद भी वह लंबे समय तक शासन नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया था। रजिया के बारे में मिन्हाज-ए-सिराज के जो विचार थे उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे बेटा। फिर से अपन पहले वाले पेज पर जा रहे हैं जहाँ पर हमने पिक्चरों के बारे में देखा था। देखो आप ध्यान से, ये पिक्चरें यहाँ पर पहली पिक्चर के अंदर एक आदमी कुछ बहुत जैसे सिलबट्टे पर अपन चटनी सी पीसते हैं ना, इस तरह से किसी चीज़ को तैयार कर रहा है, पीसने की कोशिश कर रहा है, पतले से पतला उसको
बनाने का प्रयास कर रहा है। दूसरे नंबर पर देखो उसके द्वारा क्या किया गया है यहाँ पर, ये कागज़ के बनाने का तरीका है या किस प्रकार से पांडुलिपियाँ तैयार की जाती थी बेटा। पांडुलिपियों के लिए कागज़ को तैयार करने के लिए इस तरह से पतला पतला कागज़ बनाया जाता था। फिर दूसरे नंबर पर लेखन का कार्य हो रहा है। देखो यहाँ पर आपके द्वारा जो देखा जा रहा है, ये व्यक्ति उस कागज़ पर लिखने का कार्य कर रहा है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर ये लेडीज़ जो है, कुछ ये जो व्यक्ति है या लेडीज़ है, ये चूल्हे पर किसी चीज़ को तैयार कर रहे हैं। और चौथे नंबर पर जो है उसने उस किताब को क्या कर दिया, देखो ध्यान से, एक किताब का रूप दे दिया। जैसे अपन जिल्द चढ़ा देते हैं ना किसी को, बाइंडिंग कराकर किताब पूरी सेट कर देते हैं जिससे वो सुरक्षित रहे, उस तरीके से इसके द्वारा इस किताब को बाइंडिंग कर दी गई है। तो ये पांडुलिपि तैयार करने की प्रोसेसिंग हो गई। इस पांडुलिपि के अंतर्गत सबसे पहले कागज़ को तैयार किया गया, फिर उस पर लेखन का कार्य किया गया, फिर जिल्द बनाने की तैयारी की गई और फिर जिल्द बनाकर पांडुलिपि को अंतिम स्वरूप प्रदान कर दिया गया। यहाँ देखो इस चित्र की व्याख्या भी दे रखी है। पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण इसमें बताए गए हैं। पहले वाले चित्र में कागज़ तैयार किया गया है, दूसरे वाले चित्र में लेखन से संबंधित कार्य है, तीसरे वाले चित्र में महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग किया जा रहा है, और चौथे नंबर पर जिल्द को तैयार किया जा रहा है जिससे कि वो सुरक्षित रहे। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है न्याय चक्र के बारे में। न्याय चक्र तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, इसलिए अभी अपन इसके बारे में नहीं बता सकते। पहले न्याय चक्र का अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन। यहाँ इस चित्र के नीचे एक बॉक्स सा बना हुआ था बेटा, उस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है न्याय चक्र। 13वीं सदी के इतिहासकार फ़क़े मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते थे। वेतन आता है तो किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से। वेतन कहाँ से मिलता है सैनिकों को? राजा का काम बिना युद्ध के चल नहीं सकता, तो युद्ध में तो सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है, और सैनिक अपनी सेवाएं देने के बदले में क्या चाहते हैं? वेतन चाहते हैं। वेतन प्राप्त करने के लिए जो धन की पूर्ति होती है वो किससे होती है? किसानों से राजस्व के रूप में वसूली जाती है। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। सीधी सी बात है, जब किसान के पास उत्पादन बहुत अधिक होगा, वो खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे, तभी तो वो राजा को भी राजस्व चुका सकेंगे या रेवेन्यू दे सकेंगे या टैक्स दे सकेंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो ये इस तरह से न्याय चक्र के बारे में अध्ययन करते हुए 13वीं सदी के एक इतिहासकार फ़क़े मुदब्बिर के द्वारा लिखा गया लेख है, जो इस बॉक्स के अंदर आपको बताया गया है। यहाँ पर बेटा आपको कुछ और जानकारी दी गई है। इसके अंतर्गत ये पूछा गया है आपसे, क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंधों को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? आपको क्या लगता है? यदि आपको उपयुक्त लगता है तो क्यों लगता है, आप इसके बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे हमारे द्वारा यहाँ पर रज़िया सुल्तान, अभी अभी आपने पढ़ा था 1236 के अंदर इल्तुतमिश की पुत्री, इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सिंहासन पर दिल्ली सल्तनत पर बैठी थी। तो दिल्ली सल्तनत में महिला शासक के बारे में क्या विचार व्यक्त किए गए थे? मिन्हाज-ए-सिराज के विचार इस बॉक्स के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिल रहे हैं। मिन्हाज-ए-सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। मतलब पुरुष प्रधान समाज है, समाज पर आधिपत्य या समाज पर शासन करने का अधिकार पुरुषों का है, महिलाओं का नहीं है। तो एक तरह से रानी का शासन करना इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से मतलब रज़िया सुल्तान में जो जो विशेषताएं या जो जो
अच्छाइयाँ थी, जो भी शासक बनने के योग्यताएं थी, इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ, ये क्वेश्चन उसने पूछा है अपने लेख के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 ईस्वी से 1279 ईस्वी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्धा। इन्होंने 980 ईस्वी से 1003 तक शासन किया था। उनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला था। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? क्योंकि पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से महिलाओं को वे सारी शक्तियां और पावर्स नहीं दिए जाते हैं बच्चों, जो कि मुख्य रूप से उनकी योग्यताओं के अनुरूप होते हैं। यहाँ पर दो साइड में आपके शब्द के अर्थ भी दे रखे हैं। एक तो जन्म सिद्ध अधिकार है और दूसरा लिंग भेद दे रखा है। जन्म सिद्ध अधिकार को पहले पढ़ रहे हैं अपन। जन्म के आधार पर विशेष अधिकारों का दावा करना। उदाहरण के लिए लोग मानते हैं कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। जैसे वर्तमान के अंदर भी आप देखोगे टाटा है, बिरला है, अंबानी ग्रुप है, इसमें जन्म लेने वाले बच्चे अरबपति पैदा होते ही हो जाते हैं। विरासत में उन्हें धन दौलत या कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर है आपके लिंग भेद शब्द। लिंग भेद शब्द का अर्थ पढ़ लो। स्त्रियों और पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधी अंतर लिंग भेद कहलाता है। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। बच्चों आज के लिए हमारे द्वारा इतना ही पढ़ा जाएगा। कल पेज नंबर 34 से हम पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा। गुप्ता जी को तो आज